दोस्तों, जब हम धरती के बाहर जीवन की तलाश करते हैं तो ऐसी कंडीशंस को फाइंड करने के लिए हमारा रुख हमेशा ही दूसरे प्लैनेट्स और उनके मून्स पर होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक एस्ट्रॉइड पर भी हमें लाइफ की कंडीशंस मिल सकती है? अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने यह दावा किया है कि उन्होंने नियर अर्थ एस्ट्रॉइड 25143 इतोकावा से लाए गए सैंपल से वहां पर ऑर्गेनिक मैटर और वाटर के प्रेजेंस होने के सबूत खोजे हैं। ये सैंपल्स जैक्सा यानी कि जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा मिशन के द्वारा धरती पर लाए गए थे। तो आखिर ये हायाबुसा मिशन क्या था और एस्ट्रॉइड इतोकावा पर जो कुछ सबूत हमें मिले हैं वो कैसे लाइफ की पॉसिबिलिटी को साबित करते हैं और अपने अंदर क्या क्या राज छिपाए हुए हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हुकाश शेखर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एस्ट्रॉइड इतोकावा की सैर पे ले जाऊं, हमें जापान के हायाबुसा मिशन के बारे में जान लेना चाहिए। 9 मई 2003 भारतीय समय के अनुसार 9:59 पर जापान ने अपने शहर किमोशुकी में स्थित कागोशिमा स्पेस सेंटर से MUSES-C यानी कि मूव स्पेस इंजीनियरिंग स्पेसक्राफ्ट C को स्पेस में लॉन्च किया था। इसके लिए M5 नाम के एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। लॉन्च के तुरंत बाद इस मिशन का नाम बदलकर हायाबुसा रख दिया गया, जिसका मतलब होता है फैल्कन, जो एक प्रकार की पक्षी है। जैसे ही हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट में पहुंचा, इसके जेनोन आयन इंजन्स ओपन कर दिए गए, जिससे ये अपनी डेस्टिनेशन यानी कि इतोकावा एस्ट्रॉइड की ओर जाने लगा और सितंबर 2005 तक ये इतोकावा एस्ट्रॉइड तक पहुंच गया। 25143 इतोकावा 330 मीटर्स के डायमीटर वाला एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, जिसे 26 सितंबर 1998 को नासा और US एयरफोर्स के लीनियर यानी कि लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत डिस्कवर किया गया था। पहले इसका नाम 1996 SF-36 था, लेकिन बाद में इसका नाम जापानीज रॉकेटरी के जनक माने जाने वाले हिदेयो इतोकावा के नाम पर रख दिया गया। इसको सूरज की एक ऑर्बिट को पूरा करने में 557 डेज लगते हैं। इतोकावा का शेप देखने में मूंगफली जैसा लगता है। ये एक S टाइप एस्ट्रॉइड है, मतलब यहाँ पर सिलिकॉन मिनरल्स के परसेंटेज ज्यादा है। इसे एक रबल पाइल माना जाता है, मतलब ये छोटे छोटे रॉक्स के ग्रेविटी के इफेक्ट में जुड़ जाने के कारण बना है। ये वो पहला एस्ट्रॉइड है जिस पर किसी स्पेसक्राफ्ट ने लैंडिंग की थी और फिर जहां से सैंपल भी वापस लाया गया हो। साथ ही ये आज तक फोटोग्राफ किया गया सबसे छोटा एस्ट्रॉइड भी है। ये तो हुई इतोकावा की बात, लेकिन हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट के इतोकावा के पास पहुंच जाने के बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। 15 सितंबर 2005 को हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट इतोकावा से सिर्फ 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पहुंचा और उनकी एक कलर्ड इमेज ली। अगले करीब 2 महीने तक ये स्पेसक्राफ्ट कई बार इसके करीब आते हुए इसकी इमेजेस लेता रहा। आपको बता दूं कि हायाबुसा के साथ एक मिनी लैंडर भी भेजा गया था, जिसका नाम था मिनेर्वा। मिनेर्वा का फुल फॉर्म था माइक्रो नैनो एक्सपेरिमेंटल रोबोट व्हीकल फॉर द एस्ट्रॉइड। इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 591 ग्राम्स का था और इसके डायमेंशंस 10x12 सेंटीमीटर के थे। ये सोलर एनर्जी से चलता था और इसका मकसद इतोकावा की सरफेस पर उतरकर बहुत क्लोज से इसके इमेजेस लेना था। 12 नवंबर 2005 को मिनेर्वा को इतोकावा की सरफेस पर लैंड कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इससे पहले कि धरती पर बने कंट्रोल रूम से इसको रिलीज करने के कमांड पहुंच पाते, हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट ने ऑटोमेटिकली इतोकावा से अपना एल्टीट्यूड कैलकुलेट करके इसे रिलीज कर दिया। इसके कारण ये लैंडर जमीन पर लैंड ना करते हुए साइड में निकल गया और इतोकावा की लो ग्रेविटी को एस्केप करते हुए आगे निकल गया। मिनेर्वा तो फेल साबित हुआ, लेकिन हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट ने 19 नवंबर 2005 को इतोकावा पर सक्सेसफुली लैंडिंग की, लेकिन ये लैंडिंग भी परेशानियों से भरी हुई थी। इतोकावा की सरफेस से सिर्फ 10 मीटर ऊपर हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट अचानक से रुक गया और 30 मिनट्स तक वहां पर घूमता रहा, लेकिन इसका रीजन क्या था ये किसी को भी पता नहीं चल सका।
धरती पर स्थित कंट्रोल रूम से एक सिग्नल भेजा गया और स्पेसक्राफ्ट को लैंड करने का कमांड दिया गया। इतने समय में तो स्पेसक्राफ्ट 100 किलोमीटर दूर निकल चुका था। सभी को लगा कि उसने एस्ट्रॉयड पर लैंडिंग नहीं की थी, लेकिन 23 नवंबर 2005 को, मतलब 4 दिन बाद, जैक्सन ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उस दिन हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट ने इतोकावा पर लैंडिंग की थी। हालांकि उस दिन वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। इतोकावा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट उस पर पैलेट से फायर करने वाला था, जिससे कि उसकी सरफेस से थोड़ी डस्ट उड़ती और वो डस्ट के पार्टिकल्स हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट में बने स्पेशल कंपार्टमेंट्स में कलेक्ट हो जाते। अपनी पहली लैंडिंग के दौरान कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उसने सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की थी। खैर, सॉफ्ट लैंडिंग्स का ये सिलसिला चलता रहा। हायाबुसा ने कई बार इस पर से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी इसमें पावर आउटेज हो गया, कभी फ्यूल लीकेज हुआ, तो कभी इसने पैलेट्स को फायर ही नहीं किया, और एक बार तो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट से पूरी तरह से कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। बट फॉर्चुनेटली ऐसे एक अटेम्प्ट में हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट सैंपल कलेक्ट करने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में कामयाब रहा। पर सवाल अभी भी यही था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट ने सच में सैंपल कलेक्ट किए हैं या नहीं। वेल, इसको जानने के लिए तो हमें इसके धरती पर आने का इंतजार करना था। 8 दिसंबर 2005 को हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट अचानक से अजीब तरीके से घूमने लगा। मतलब इसने अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ली और फिर इसका कनेक्शन धरती के कंट्रोल रूम से ही टूट गया। जापानीज साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इससे कांटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुए। करीब 4 महीने बाद 7 मार्च 2006 को इससे एक बार फिर से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में कामयाबी मिली और वैज्ञानिकों ने इसको एनालाइज करना शुरू कर दिया। अब उनकी कोशिश इसे जल्द से जल्द धरती पर वापस लाने की थी। हायाबुसा के प्रोजेक्ट मैनेजर जूनिचिरो कावागुची ने बताया कि हायाबुसा में लगे 4 ज़ेनॉन आयन इंजन्स खराब हो चुके हैं। हालांकि इसके बचे हुए 2 इंजन से ये धरती पर वापस आ जाएगा। 25 अप्रैल 2006 को हायाबुसा ने धरती की ओर अपनी रिटर्न जर्नी शुरू की और फिर 13 जून 2010 को ये धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर हुआ। लेकिन इसके बहुत से कंपोनेंट्स खराब हो चुके थे और इस कारण से ये ढंग से लैंडिंग नहीं कर सकता था। उस दिन 510 किलोग्राम भारी इस स्पेसक्राफ्ट ने किसी एस्ट्रॉइड की तरह 12.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारी। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित वुमेरा नाम की जगह में गिरने वाला था। एज एक्सपेक्टेड, एक्सेसिव हीट के कारण हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया था। लेकिन अगले दिन 14 जून 2010 को इसका कैप्सूल सही सलामत फाइंड कर लिया गया। अब सवाल ये था कि ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ सैंपल लाया है या नहीं। 16 नवंबर 2010 को जैक्सन ने यह कंफर्म किया कि उन्हें हायाबुसा के सैंपल रिटर्न कैप्सूल के 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर रॉकी पार्टिकल्स के करीब 1500 ग्रेन्स मिले हैं। इनमें से हर एक का साइज 10 माइक्रोमीटर से भी कम था और इनका टोटल वेट 1 ग्राम भी नहीं था। लेकिन ये इतोकावा के बारे में जानने के लिए काफी थे। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की एक इंटरनेशनल टीम ने इन सैंपल्स की डीप स्टडी करने के बाद ये दावा किया है कि इस एस्ट्रॉइड इतोकावा पर ऑर्गेनिक मैटर और वाटर के ट्रेसेस है। यूनाइटेड किंगडम के रॉयल हॉलोवे एंड कलीग्स के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस की डॉक्टर क्वीनी चैन ने बताया कि इन पार्टिकल्स में हमें कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के सबूत मिलते हैं, जहां सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए हैं और ऐसा वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ 1 ग्रेन पार्टिकल्स का ही इस्तेमाल किया था। इस पार्टिकल का शेप कुछ साउथ अमेरिका से मिलता था और इसीलिए इसका नाम अमेज़न रखा गया। इस एक पार्टिकल को स्पेशली इंडियम नाम के एलिमेंट में प्रेस करके रखा गया था। इन पार्टिकल्स में मिले ऑर्गेनिक मैटर से यह पता चलता है कि इन्हें पास्ट में 600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेलना पड़ा है। इसका मतलब है कि एस्ट्रॉइड इतोकावा का पास्ट में किसी और एस्ट्रॉइड से कोलिजन हुआ होगा। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इतोकावा एक बड़े एस्ट्रॉइड से टूटा हुआ हिस्सा है। अभी तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस सी टाइप यानी कि कार्बन रिच एस्ट्रॉइड पर ही हो सकती है,
लेकिन एस टाइप यानी कि सिलिकॉन रिच एस्टेरॉइड पर ऐसी उम्मीद नहीं की गई थी। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कोलिजन के बाद कि एक्सेसिव हीट में इतोकावा ने अपने वाटर ट्रेसेस खो दिए होंगे और फिर इसकी सरफेस पर सी टाइप मीटेओराइट्स के टकराने के कारण ये फिर से वाटर रिच हो गया होगा। इन सभी चीजों से एक बार फिर से ये दावा और मजबूत होता है कि पानी और ऑर्गेनिक मैटर आउटर स्पेस से ही यहाँ आया होगा, यानी कि ये जिंदगी जो आज मैं और आप सभी जी रहे हैं वो ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर सवार होकर धरती पर आई होगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, क्या आपने हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी जाओ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब करो जहां आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। जी हाँ, डेली आपको 3 वीडियोस मिलेंगे अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स पर, तो जल्दी जाओ और उसे जाकर सब्सक्राइब करो। दोस्तों, अगर आप नए हो इस चैनल पर दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।